ब्रिटिश कॉलोनियल एरा से ज़रा सा पीछे आपको मुग़ल एरा में अब मैं ले जाना चाहती हूँ। क्या मौजूदा सरकार ये मानती है कि या सोचती है कि मुग़ल इन्वेजन्स आक्रांताओं के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा गया है? ये आरोप विपक्षी पार्टी लगाते हैं कि आप लोग भारत के हिस्ट्री, इतिहास के कुछ हिस्सों को किताबों से हटाना चाहते हैं मुग़ल एरा के बारे में। पहले उस पर आपका जवाब, फिर आगे बढ़ें। अंजना जी, मैं कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। एक बात स्पष्ट करूँ, मैं एक थोड़ा क्रोनोलॉजिकली जो हो रहा है शिक्षा विभाग, बतौर शिक्षा मंत्री मैं आपकी माध्यम से देश के सामने रखना चाहता हूँ। पार्लियामेंट में भी मैंने इस विषय को स्पष्टता से पिछले दिनों में भी कहा कि इस सत्र में भी कहा है। देखिए, अभी स्कूली पाठ्य पुस्तक क्लास 2 तक बन चुकी है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल और पाठ्य पुस्तक 1 और 2 का बन चुके हमने लोकार्पित कर दिया, जिसको हमने जादुई पिटारा कहा। 3 से 12 तक पाठ्य पुस्तक बनने की काम चल रहा है। इसलिए अभी तो कहना उचित नहीं कि किसको हमने जोड़ा, किसी को छोड़ा। अभी तो चाहे आए ही नहीं पब्लिक डोमेन में, इसलिए वो आशंका बेबुनियाद है। अब आने दीजिए। लेकिन इसमें से मैं कुछ स्पष्ट करना चाहता हूं। हम किसी को छोड़ना नहीं चाहते। हमें कोई सरल रेखा को मिटाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। हमें लंबी रेखा खींचने की आवश्यकता है, लंबी रेखा। क्योंकि इस देश की, देखिए, मैं अगर पूज्य तिलक जी को कोट करूं, मैं कभी मेरे मन में जिज्ञासा आया कि अगर वेद सर्व विद्या की महा ग्रंथ है, उस ग्रंथ की आयु कितना है? किसी की मन में डिस्प्यूट नहीं है कि वेद हमारी सबसे पुरानी ग्रंथ है, गीता उसकी उपज है। उसकी आयु कम से कम 8000 साल पुरानी है, माननीय तिलक जी ने कहा है, पूज्य तिलक जी ने कहा है। अगर हम उस समय से चीजों को आगे ले जाते हुए देखें कि सारा चीजों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। क्या हमारे देश के इतिहास 1000 साल की है क्या? क्या हम सिर्फ आक्रांताओं की विजय को ही पढ़ेंगे क्या? क्या हमारी पुराने सभ्यता, जिसमें विज्ञान था, जिसमें कला था, जिसमें संपन्नता की उत्कृष्ट स्थिति थी, उसकी उस अर्थनीति को नहीं पढ़नी चाहिए? ये विवाद क्यों हो रहा है? कल मैं लोकसभा में 2 दिन पहले और कल राज्यसभा में एक तेलंगाना में एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी की अनुमति लिया, स्थापना करने की अनुमति लिया। उस यूनिवर्सिटी के नाम रखा गया समक्का सरक्का यूनिवर्सिटी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस देश की समाज शास्त्र के विद्यार्थी जानते हैं समक्का सरक्का क्या है? समक्का सरक्का भारत की केंद्रीय इलाका में, तेलंगाना की इलाका में, जिसमें कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ऐसे सारे इलाका की आदिवासी लोग इस समक्का सरक्का माँ बेटियों के साथ भावनात्मक दृष्टि से जुड़े हैं। वहाँ एक मेला होता है, उन्हीं के नाम पे हमने यूनिवर्सिटी लिखा। क्या उसको हम लेके आएंगे तो किसी को छोड़ेंगे क्या? हम तो जोड़ने वाले लोग हैं। क्या आप जानते हैं बाजी राउत कौन है? आप जानते हैं बाजी राउत कौन है? बाजी राउत उड़ीसा का एक लड़का है जो 13-14 साल में अंग्रेजों के साथ लड़के गोली खाना पसंद किया, अंग्रेज सैनिकों को नदी पार नहीं किया। क्या आज वो इतिहास का हिस्सा है क्या? इतिहास का हिस्सा नहीं है। क्या इसको आज पढ़ाई में लाना नहीं चाहिए? उस गौरव को लाना नहीं चाहिए? हम आने वाले 26 दिसंबर को वीर बालक दिवस मनाने का फैसला किया है। किसकी स्मृति में हम वीर बालक दिवस बना रहे हैं? दोनों गुरुपुत्रों को मुगलों ने सर कलम कर दिया। उनकी शहादत से इस देश की बुनियाद बनी है। क्या उन बालकों को हम याद नहीं करनी चाहिए? क्या उस सत्य को हम तथ्य में परिवर्तित करते हैं तो किसी को हम छोटा करते हैं, किसी को हम नया जोड़ते हैं क्या? हमें लगता है कि मैकॉले पद्धति के, मैकॉले मीड से ग्रसित कुछ मित्रों ने भारत की आत्मा को छोटा करने के लिए जो रचना षड्यंत्र हुई थी, उसी जाल में फंसे हुए थे। आज हमें अवसर मिला है 21वीं सदी में, जब हम कहते हैं कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक दार्शनिक तत्व है। अभी 2 दिन पहले ईरान की एक थिंक टैंक की, जिसकी नाम है सादी फाउंडेशन, जो पर्शियन लैंग्वेज की एक हमारी केंद्रीय साहित्य अकादमी की ततुल्य संगठन आप मानिए, उनकी प्रमुख आए थे मिलने के लिए मेरे को।
मैंने जिज्ञासा बसत पूछा कि भाई आप कैसे मिलना हुआ, आप आए कैसे? मैंने कहा साहब मैं एक किताब लेके आया हूँ, जिस किताब की नाम है सियासते मेली अमुजेस। मैंने पूछा इस किताब की अर्थ क्या है? बोले ये भारत के बारे में किताब है। बोले किताब की नाम अर्थ क्या है? बोले कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अंजना जी, आज दुनिया की ईरान, मैं नम्रता के साथ कहता हूं अन्य कोई देश ने, ईरान ने भी आज भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की किताबों को, पॉलिसी पेपर को अनुवाद करके हम क्या कर सकते उसमें वो पोजीशनिंग कर रहे हैं। और मेरे देश में कुछ मैकोले विचार प्रभाव में विश्वास करने वाले लोग कुछ इस बड़े कामों को छोटा करने का प्रयास करते हैं। प्रजातंत्र है, उनको अपना काम करने दीजिए। देश उस मिजाज में अभी नहीं है। देश आगे लंबी छलांग लगाने के मूड पे आ चुका है। हम अपना काम करेंगे। जिनको हम कह रहा हूं प्रजातंत्र है, उनको अपना काम करने दीजिए। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी आप वहां पर गए थे और सीबीएसई का एक दफ्तर वहां खुल रहा है। जी, हमने अभी और आईआईटी भी खोले। अफ्रीकी देशों में आईआईटी खुल रहा है। हम विश्व की अच्छे इंस्टीट्यूशंस को भारत में लाने का न्योता दे रहे हैं। इसके लिए पॉलिसी बनाए। शिक्षा तो हम तो भारतीय व्यवस्था में हम तो विद्या को दान मानते हैं। विद्या दानम सबसे पुण्य काम हम मानते हैं। विद्या लेना किसी से, विद्या देना किसी को हमारी कोई परहेज नहीं है। हम तो एक नई भारत की नई पीढ़ी एक नई माहौल के अंदर जा चुका है। मोदी एरा वर्सेस नेहरू एरा, वो कह रहे हैं कि नेहरू जी के इर्द गिर्द जो भी इतिहास है उन हिस्सों को भी कम करके आप मोदी जी की सफलता है चंद्रयान 3, मोदी जी के कटआउट्स के साथ सेल्फी पॉइंट्स यूनिवर्सिटीज में बने, आप मोदी जी को तो ग्लोरीफाई कर रहे हैं लेकिन नेहरू एरा को आप छोटा कर रहे हैं। इस पर आपका जवाब? देखिए, यह तो एक अनावश्यक विवाद है। सभी माननीय प्रधानमंत्रियों की अपने अपने भूमिका रही, इस देश को बनाने में अपने अपने योगदान रहा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब चुन के आए, संसद के अंदर जब उन्होंने पहला बोलने की अवसर उनको मिला संसद में, इन्होंने कहा है, ऑन रिकॉर्ड है, कि अब तक जिन महानुभावों के हाथों में इस देश की बागडोर रहा है, सभी की योगदान से देश यहां तक पहुंचा है। हम नेहरू जी की योगदान को छोटा नहीं करना चाहते, नहीं भी कर सकता। हम कौन होते हैं छोटा करने के लिए? लेकिन कुछ तथ्य है। मैं उल्टा एक पूछता हूं, क्या सरदार पटेल की योगदान इस देश को जानने की आवश्यकता नहीं था? क्या उस समय की राष्ट्रीय नेतृत्व की केएम मुंशी की संविधान सभा में रोल के बारे में जानकारी सही तरीके से आना नहीं चाहता? क्या बाबा साहेब आंबेडकर जी की विचार प्रखरता के साथ समाज के सामने आना नहीं चाहिए था? आने दिया गया है क्या? क्या पटेल जी की प्रतिमा, दुनिया की सबसे बड़ा प्रतिमा प्रधानमंत्री मोदी जी बना के कोई गुनाह किए? अगर मोदी जी ने उनको बनाया और हम मोदी जी का प्रशंसा किए तो आप कहोगे कि मोदी एरा को हम महत्व देते हो। अगर मोदी जी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला करते हैं, आप कहोगे उसमें राजनीति होती है, मोदी एरा की आप महत्व देते हो? क्या चंद्रयान 3 में मोदी जी चले गए वैज्ञानिकों को प्रशंसा करने के लिए, उसको हमने चंद्रयान की एजुकेशन मॉड्यूल में लिख दिया, कोई गुनाह कर दिए क्या? यह असहिष्णुता क्यों है? क्योंकि कुछ लोग, मैं आपसे क्षमा याचना करते हुए इस विषय को कहना चाहूंगा, कुछ लोग मानते हैं, विशेष करके कुछ खानदान के लोग, कुछ परिवार के लोग मानते हैं देश उनकी जागीर है, देश में उन्हीं की एकाधिकारवाद रहनी चाहिए, बाकी कोई कैसे आ सकता है? गरीब की लड़का नरेंद्र मोदी कैसे लोगों की आस्था को ले सकता है? ये आस्था लेने के तो ठेका हमको ही मिला है। ये जो एक सामंतवादी फ्यूडल माइंडसेट है ना, इसी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और ये लोग भूल रहे हैं कि देश में डेमोक्रेसी ही है, यहां कोई तानाशाह नहीं है, किसी की जागीर नहीं है, किसी की घराने की ये संपत्ति नहीं है, देश की चीज है, देश ने तय किया है। इसलिए कोई नेहरू बात को छोटा करना, मोदी बात को बड़ा करना, यह वितर्क अनावश्यक है। सभी प्रधानमंत्रियों को अपना अपना योगदान है। आज के प्रधानमंत्री आप ही लोग तो निकालते हो,
विश्व की सबसे लोकप्रिय नेता है, देश के अंदर सबसे बड़ा अप्रूवल रेटिंग प्रधानमंत्री जी का है। हम तो अपने पार्टी से कहते ही हैं, हम तो अपना नेता को बड़ाई करेंगे, लेकिन आज समाज कर रहा है तो किसी को क्यों असहिष्णुता हो रही है? इससे पहले कि कुछ राजनीतिक सवाल जल्दी जल्दी ले, एक सवाल और शिक्षा के क्षेत्र से, नंबर ऑफ ड्रॉप आउट्स, स्कूल ड्रॉप आउट्स की संख्या में जो जबरदस्त लगभग 12,000 के आसपास जो नंबर है, क्या वो आपके शिक्षा मंत्रालय के लिए सबसे बड़ी चिंता और चुनौती एक साथ नहीं है? देखिए, इन दिनों में ये स्कूल ड्रॉप आउट नहीं जो इन दिनों में डिबेट हुई है अंजना जी, तो एक अच्छे इंस्टीट्यूशंस की ड्रॉप आउट के बारे में कोट हुई है। मैं उस विषय में एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज के सामने में एक चेन्नई आईआईटी जो एक उस संस्थाओं में सबसे अव्वल नंबर की 3 संस्थाओं में एक है, पिछले 10 साल की चेन्नई आईआईटी के एक स्टैटिस्टिक्स आपके सामने में रखना चाहता हूं। उनमें कुल मिला के 44 लोग ड्रॉप आउट हुए हैं, 44 10 साल के अंदर। उस 44 की जब कारण ड्रॉप आउट की ढूंढा गया, उनमें से 60% यानी 25 लोग चेन्नई आईआईटी छोड़ के और कोई इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशन को गए हैं। किसी को मुंबई आईआईटी में ऑप्शन मिल गया, पहले चेन्नई आईआईटी में था, बाद में मुंबई आईआईटी में चला गया, कहीं परिवार की आवश्यकता को दृष्टि में रखते कोई अच्छे एनआईटी में चला गया, कोई अच्छे यूनिवर्सिटी में चला गया। ऐसे सारे स्टैटिस्टिक्स की अगर हम लोग इकट्ठा करते हैं, ऐसे ही ये 13,000 ड्रॉप आउट की नंबर आती है। लेकिन इन दिनों में जो उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों की बढ़ने की नंबर आई है, मैं अगर 13-14 की एक बेस लाइन पे 13-14 में भारत में जितने हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स थे, आज जितना स्टूडेंट है, अगर इसकी ग्रोथ में देखूं 26%, 26% ग्रोथ हुई है 13-14 की तुलना में। आज तक देश में नए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोले हैं, आज 1100 तक यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूशन है, 50,000 कॉलेज हैं, अनेक नए इंस्टीट्यूशन खोले जाते हैं। ओपन लर्निंग सिस्टम के माध्यम से करोड़ों विद्यार्थी अपने काम करते हुए पढ़ाई में जुड़ रहे हैं। भारत शिक्षा स्टैटिस्टिक्स में दुनिया को चकित करने वाले नंबर की ओर जा रहा है। हाल के 5 राज्यों के चुनावी नतीजों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली जीत, लेकिन ओडिशा, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उज्ज्वला योजना जो उनके लिए सबसे प्रिय था, माताओं के लिए कि उनके लिए सुरक्षित तरीके से वो घर में खाना बना पाएं, उज्ज्वला मैन, आप उसके कर्णोधार बने। दूसरी तरफ अब एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आप ही लागू करा रहे हैं। तीसरी तरफ ओडिशा बीजेपी के लिए क्या अभी भी अभेद्य बना हुआ है? 2014-19 को देखें तो अगर मैं सही हूं 1 से 8 सीटों पर बीजेपी वहां गई, लेकिन ओडिशा अभी भी अभेद्य बना हुआ है विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए। बतौर द मैन फ्रॉम ओडिशा फॉर बीजेपी, क्या है आपकी रणनीति, क्या है आपकी सोच, और कहां तक आपको लग रहा है कि कितनी सीटें इस बार आप पीएम को देंगे? देखिए, मैं बचपन से पॉपुलेशन स्टडीज की स्टूडेंट रहा हूँ। कॉलेज डेज में मेरा रुचि तथ्यों के आधार पर रहा है, और मैं कभी कभी आप लोगों की जो तथ्य आता है उसको आकर्षित होता हूँ। मैं आपने सही कहा, अगर पॉलिटिकली सोचे कि 14 में भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा में लोकसभा में 22% वोट मिला था, विधानसभा में 18% वोट मिला था। विधानसभा में थोड़ा कम मिलता है हमको। 2019 आते आते और 2014 में हमारी लोकसभा में 1 सीट था, विधानसभा में 10 सीट था। 2019 आते आते 5 साल के बाद वो 22% बढ़ के 38% हुआ। जो जीतने वाले पार्टी बीजू जनता दल को मिला 42%, हमको मिला 38%, 4% की गैप रहा। हमने 8 लोकसभा सीट जीते। विधानसभा में उनको मिला 44%, मेरे को 18% से बढ़ के वोट मिला 32%। हमारी ग्रोथ लगभग 100% हुई, वो स्टैग्नेंट है। एक राजनीति में 3 महीना पर्याप्त होता है। मैं इतना ही कहूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उड़ीसा में सबसे लोकप्रिय राजनीतिक व्यक्ति है।
पिछले 10 सालों में कभी भी किसी प्रकार की असेसमेंट हुई है, कभी भी किसी भी परिस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग उड़ीसा से 80% के आसपास रहा है। 80%, ये आज भी है। अभी अभी सारे जो तथ्य किसी संस्थाओं के माध्यम से मेरी जानकारी में मिला, 80% की अप्रूवल रेटिंग है। पिछले 9-10 सालों में मैं अगर 4 से 14 की एक ही तथ्य बताऊंगा, उड़ीसा में उस समय की केंद्र सरकार 3 लाख करोड़ रुपया की राशि उड़ीसा को पहुंचाया था। आज 18 लाख करोड़ राशि उड़ीसा को मिला है। हमने कभी राजनीतिक विद्वेष नहीं रखा है। मिनरल रिफॉर्म की सबसे अगर कोई बड़ा लाभार्थी देश राज्य है उड़ीसा। आज इकोनॉमिक टाइम्स में एक तथ्य आया है। इकोनॉमिक टाइम्स भारतीय जनता पार्टी की पेपर नहीं है। मोदी सरकार की रिफॉर्मिस्ट पॉलिसी के कारण सबसे अगर कोई राज्य रेवेन्यू में लाभ किया है, उड़ीसा किया है। मोदी की अप्रूवल रेटिंग, मोदी की पॉलिसी, ये दो समय आते आते देखिए। और फिर मैंने कहा कि आप सभी लोग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बारे में कई प्रकार की अटकलें कर रहे थे। आप ही ने फिर दिखाया कि नतीजा क्या आया है। अब देखिए 4 महीने के बाद जब नतीजा आएगा, फिर मेरे को आप अगर याद करके बुलाएंगे तो फिर मैं आपको विनम्रता से कहूंगा, जो भी होगा रिजल्ट उसकी मेरे समीक्षा कहूंगा। ठीक है, लेकिन ये नवीन बाबू से आप लोगों का रिश्ता क्या कहलाता है? कुछ समझ नहीं आता है। देखिए, तो बड़े सॉफ्ट रहते हैं वो, पीएम पे भी सॉफ्ट रहते हैं, आप लोगों पे भी रहते हैं, आप राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी हैं। देखो, ये जो एक धारणा बनाई जाती है ना, राजनीतिक प्रतिद्वंदी यानी राहुल गांधी ब्रांड को चले जाना चाहिए। तू तलाक, गाली गुलज, अपशब्द, ये मैं कृपया अंजना जी, आपको देश दिखती है, आपसे प्रभावित होती है। मैं कम से कम अगर नवीन बाबू की एक स्वभाव है तो उनको क्या प्रतिद्वंदी करने के लिए हमें गाली देना पड़ेगा, या वो हमको गाली देने से हम प्रतिद्वंदी माना जाएगा? क्या एक किसी को दूसरे को अपमानित करने से ही हम प्रतिद्वंदी? ये जो राहुल गांधी की ब्रांड बनी है, अपशब्द करना, उनकी बहन भी आ गई उस क्लब में और उनकी पार्षद भी, दरबारी भी आ गए। ये जो व्यक्तिगत गाली गुलज जितना किसी को करोगे, सामने वाला इतना ही प्रभावित होगा। मैं उस विषय का कभी संस्कारी हूं नहीं। अगर नवीन बाबू ऐसा नहीं है तो नहीं है कि हम क्या अपना प्रतिद्वंदी को, हम तो आज कहे ना, मैं पिछले लोकसभा में हम दोनों की वोट परसेंटेज की गैप 20% से घट के 20% से, तब भी वो 44% थे, हम 22% थे, तब 20-22% की गैप था। पिछले बार हम राजनीतिक लड़ाई करते 4% में गैप तक ले आए। इस बार मैं कॉन्फिडेंट हूं हम 45% वोट के ऊपर जाएंगे। 15 से कम लोकसभा हम नहीं जीतेंगे उड़ीसा में, ये मैं आज जिम्मेवारी के साथ कहता हूं। इसके लिए नवीन बाबू को अपशब्द कहना कोई आवश्यकता है मेरे को नहीं लगता है। हम अपने नीतियों में रहे, वो अपना नीति में है, जनता तय करेगा। कम से कम मेरे राज्य के लोग तो अपशब्द में नहीं जाते हैं, इसलिए मेरे को फक्र है, मेरे को गर्व है कि मैं ये जो राहुल गांधी मार्क ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में हम नहीं है। अब 2024 को लेकर एक आखिरी प्रश्न आपसे, और वो ये कि आप तो जाहिर तौर पर कहेंगे कि आपकी पार्टी ही सरकार बना रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी कह रहा है, कांग्रेस कह रही है हम 40% वोट पर इन राज्यों में अपना स्थायी जगह बनाए हुए हैं, इंडिया गठबंधन के साथ ही मिलेंगे तो फिर बीजेपी को पलटना आसान होगा हमारे लिए। इस पर आपकी क्या राय है? अगर सीट शेयरिंग गठबंधन कर लेता है तो क्या ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है 2024 के लिए? देखिए, चैलेंज तो हम सब चीजों को मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो ये आरोप है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार करते रहते हैं, अमित शाह जी चुनाव प्रचार करते रहते हैं, जेपी नड्डा जी चुनाव कामों में लगे रहते हैं। वो तो लगेंगे पार्टी प्रेसिडेंट है, ये तो आरोप हमारे ऊपर है। भाई देखो, दूसरे की तैयारी उनको मुबारक। एक शब्द है भारत की लोक भाषा में, एक सभ्यता है, मुंगेरी लाल की हसीन सपने। सपने देखने में किसी को आपत्ति नहीं है। वो मुंगेरी लाल की कुनबा है, भानुमति के कुनबा है, वो सपना दिखे। भारत की गरीब, भारत की वंचित, प्रधानमंत्री जी ने कहा हमारी 4 जाति है, गरीब है, किसान है, युवा है, महिला है। ये 4 पहिया भारत की अस्मिता की रथ की, ये 4 पहिया नरेंद्र मोदी को ही भरोसा करके सारथी का रोल दिया है, आने वाले दिनों में भी देगा, मेरे को कोई संदेह नहीं इसमें। एक सवाल मैं अपने आप को पूछने से रोक नहीं पा रही हूँ।
क्या बीजेपी में मंत्रियों को अब ये लगता है कि पता नहीं कौन मंत्री कब रहे, कौन कब सांसद बन जाए, कौन सांसद से विधायक बन जाए, विधायक से शायद मुख्यमंत्री कोई बन जाए, कोई सुबह सुबह उठता है कि आज तो मैं सीएम बन गया। ये बड़ा बड़ा उथल पुथल। अंजना जी, मैं आप ही का टीवी एक देख रहा था। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति को समझ रहे हैं, मैं बहुत आभारी हूँ। कम ये तो मेरे संस्कृति को, फिर मेरे ही भाषा को आप बोल रहे हो। हम कहते हैं कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी। कल छत्तीसगढ़ की जब शपथ हो रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक चित्र देश के सामने आया। एक राज्य की मुख्यमंत्री, आदिवासी व्यक्ति मुख्यमंत्री का शपथ लेगा। उस मुख्यमंत्री की शपथ की टेबल कुर्सी सजाने के काम कौन कर रहा था? प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे। ये मेरे पार्टी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपको, मेरे पार्टी की संस्कृति को आपने समझा। हम किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं मानते, सबकी। धर्मेंद्र प्रधान जैसे लाखों कार्यकर्ता इस पार्टी में है, उनको, मेरे को अवसर मिला, प्रधानमंत्री जी ने मेरे पे आस्था जताई, विश्वास प्रकट किया, मेरे को ये सौभाग्य मिला है। लेकिन इसके अर्थ नहीं कि मैं ही हूं। ये जो खानदानी वाले पार्टी है ना, सामंतवादी पार्टी, उनको लगता है कि और कोई हो ही नहीं सकता है, हम ही हम है। हमें इस गलतफहमी में हम नहीं है। हम सभी लोग इक्वल हैं। हमको मौका मिला, हम ये काम कर रहे हैं। असंख्य कार्यकर्ता, लक्षावधि कार्यकर्ता जिनको मौका मिलने से ये काम करेंगे। कल तो एक नतीजा आपने देखा, नजराना आपने देखा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी और राज्यपाल दोनों कुर्सी टेबल ठीक कर रहे हैं, मुख्यमंत्री शपथ ले ठीक से। ये मेरे पार्टी की संस्कृति है, ये भारतीयता है, यही तो भारतीयता है। इसी के पाठ आप पढ़ा रहे हो, मैं खुशी हूं।